आज की जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ, क्योंकि हर बंदा, मुझे हर पेशेंट को ये बातें बताना पड़ती हैं और मैं ये सोच रही हूँ कि पहले आज आपको समझा दूँ कि आप नॉर्मली कंसीव कैसे करते हैं। क्या वजह है कि मैं जिन पेशेंट्स पे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर रही होती हूँ उन्हें ये बातें समझा रही होती हूँ, जिन लोगों को मैं एग बनने की मेडिसिन दे रही होती हूँ उनको ये बातें समझा रही होती हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँ कि स्ट्रेस का क्या अमल दखल है। जब आपका आईवीएफ होने जा रहा होता है या इवन आप नॉर्मली बच्चा होने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो स्ट्रेस से क्यों आप ज़्यादा स्ट्रेस जब लेते हैं, इकरा कुछ पूछना चाह रही हूँ, जब आप कोई स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं तो क्या वजह होती है कि आपकी प्रेगनेंसी हो नहीं पाती। आज आपको ये मैंने मॉडल सामने रखा है, इकरा ये नज़र आ रहा है? जी मैम। ठीक है। इस मॉडल को दिखाते हुए आपको बताऊंगी कि नॉर्मली हमल कैसे होता है, कब होता है और उसमें स्ट्रेस का क्या रोल है। क्यों हम डॉक्टर्स आपको ये बातें बताते हैं कि आपने रिलैक्स रहना है, ख़ास तौर पे जब आपका आईवीएफ, इक्सी, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कुछ ना कुछ या ओवम पिकअप होने जा रहा होता है, उस वक़्त स्ट्रेस का क्या अमल दखल है। मैं अब आपको मॉडल दिखाऊं, अल्लाह ताला ने खातून के अंदर ये मॉडल रखा है। ये आपको ये जो कट सरफेस नज़र आ रही है ये विजाइना दिखाया गया है, यहाँ से ये सर्विक्स है, ये सारा यूट्रस है, ये यूट्रस की कैविटी है। यहाँ पे दो ये जो इसकी साइड पे नज़र आ रही हैं ये फ्लोपियन ट्यूब्स हैं जिनको आप ट्यूब्स कहते हो। ये ओवरी है, एक तरफ ओवरी का कट सेक्शन है, एक तरफ ओवरी क्लोज दिखाई गई है। अब इन सारी चीज़ों का जो अमल दखल है हमारी बॉडी में, इसको कंट्रोल कौन करता है? बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है कि ये चीज़ें हमारे पेल्विस में बिल्कुल लोअर लिमिट पे हैं, लेकिन इसको कंट्रोल क्या चीज़ कर रही होती है? हमारे ब्रेन के अंदर एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है, जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ये समझ लें कि इसके अंदर सारी जो नसें हैं वो यहाँ तक, उनके थ्रू, उन लिम्फेटिक्स के थ्रू हार्मोन्स यहाँ तक आते हैं और इसको कमांड देते हैं। कमांड देते हैं ओवरी को कि अंडा बनाना शुरू करो, कमांड देते हैं यूट्रस को कि भाई अंदर का गद्दा, बेड बनाना शुरू करो। इसका मतलब है कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड, अब मैं आपको बताती हूँ, ये मेरा ब्रेन है, इसके अंदर ये सारा ऊपर जो है ये दोनों तरफ मेरे लोब में यानी मेरी खोपड़ी के अंदर जो दिमाग है, ठीक है, वो ब्रेन मैटर है। इसके अंदर एक छोटा सा, ये जो आपको एक माइक का ये ऊपर वाला हिस्सा नज़र आ रहा है ना, इतना सा एक टिश्यू है जिसके अंदर, जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के अगले हिस्से से ये सारा सिस्टम कंट्रोल हो रहा है और इस पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या चीज़ कंट्रोल कर रही है? हमारा ब्रेन। और हमारे इतने बड़े भेजे को, ब्रेन को, क्या चीज़ कंट्रोल कर रही है? बताओ इकरा, तुम्हारे ब्रेन को क्या कंट्रोल कर रहा है? इकरा कहेगी मैडम आप कंट्रोल कर रही हमारे इस भेजे को, एक इंतहाई छोटा सा हिस्सा है हमारे ब्रेन का, उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस उसको कंट्रोल कर रहा होता है। और हाइपोथैलेमस को क्या कंट्रोल करता है? आज आपको मज़े की बात बताऊं, मैंने सारे राजों से पर्दा उठा दिया। हाइपोथैलेमस को हमारा एनवायरनमेंट कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस को अगर एनवायरनमेंट से नेगेटिव सिग्नल जाएंगे, स्ट्रेस जाएगा, तो हाइपोथैलेमस का लेवल ख़राब हो जाएगा। हाइपोथैलेमस ने ऊपर से पिट्यूटरी को गलत सिग्नल दिए, पिट्यूटरी को गलत सिग्नल मिले तो इसको भी गलत सिग्नल मिल गए, इसको भी अंदर गलत सिग्नल मिल गए। आप जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी डॉक्टर साजिदा शाहनवाज दवाइयाँ दे ले, आपको टीके ठोक दे, लेकिन आपके अंडे अच्छे नहीं बनेंगे, क्योंकि आपके हाइपोथैलेमस तक गलत सिग्नल गए हैं। वो गलत सिग्नल क्यों गए हैं? क्योंकि आपके एनवायरनमेंट में नेगेटिविटी है। जब आपकी एनवायरनमेंट में नेगेटिविटी कैसे आती है? जब आप स्ट्रेसफुल में होते हैं। स्ट्रेस क्या है? याद रखिएगा कि जब हम किसी चीज़ के पीछे भागना शुरू कर देते हैं
तो वो हमें नहीं मिलती। ये लॉ ऑफ यूनिवर्स है। आप जितना भागें, आपको एक बंदा पसंद है, उसको पाने की दिन रात कोशिश करें, कोई नहीं मिलने वाला। ठीक है, आपने बैलेंस के साथ रखना है। ये लॉ ऑफ यूनिवर्स है, बैलेंस होगा तो हमें सब कुछ मिलेगा। ठीक है, आपने कोशिश करनी है लेकिन स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट से निकल के करनी है। तो इसलिए मैं आपको बारहा कहती हूँ कि देखें प्लीज़, आपने टेंशन नहीं लेनी। जब मैंने आपको अंडा बनाने की मेडिसिन दी होती है तो आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलीज हो रहे होते हैं। ओ मेरे खुदाया, पता नहीं मेरे अंडे बनेंगे या नहीं। फिर इकरा से पूछना होता है, इकरा मुझे बताओ ना, मेरी बहन नहीं हो, मेरे अंडे बन गए कि नहीं बने। अच्छा, इकरा आगे से थकी हुई कहेगी पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैडम से पूछें। इतने से आपकी जो है वो जान निकल जाती है। आपको जो मेडिसिन दी जा रही है उसको स्ट्रेस फ्री अंदाज से लें, और याद रखिए कि डॉक्टर कोशिश कर सकता है, वो कोई दरख्त पर लगा हुआ बच्चा नहीं तोड़ के ला सकता। चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और आईवीएफ कंसल्टेंट है, उनका काम है कोशिश करना। अब हमने जो एग वगैरह बनाए, अब मुझे पेशेंट कई दफ़ा आके कहते हैं, इकरा आपसे लड़ते हैं ना कि जी डॉक्टर साहब आपने हमें अल्ट्रासाउंड देख के कहा था कि 8 अंडे हैं, अब आप कैसे कह रही हैं कि हमारे 4 निकले हैं। भाई अल्ट्रासाउंड के अंदर ये आप देख रहे हैं, ये इकरा दिखाओ, यहाँ पे 1 2 3 ये जो फॉलिकल बने हुए हैं, ये विंडो से हमें नज़र आते हैं, ये फॉलिकल नज़र आते हैं, पानी की थैलियाँ। इनको नीडल के ज़रिए जब हम इन पानी की थैलियों को निकालते हैं तो क्या होता है, एग पता चलता है। माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि एग है या नहीं है। तो भाई जब आपको हमने अल्ट्रासाउंड पे बताया तब भी ठीक बताया, अब जब एग आ गए तब भी ठीक बता रहे हैं। अच्छा, अब जी फ़र्ज़ करें डॉक्टर इकरा ने या डॉक्टर सरोज ने बता दिया कि जी आपके 4 एग मिले हैं, तो पेशेंट कहेगी, आके कहेगी मेरे 4 एम्ब्रियो थे, डॉक्टर साहब मुझे बताया था, आपको लिखा हुआ है 4 COC, अभी तो COC आपको बताएंगे। आपके जाने के बाद पता चला कि उसमें मैच्योर oocyte ही 2 थे, बाकी 2 M1 थे या GV थे, आपको तो नहीं पता। फिर उसके बाद या अगर चारों के चारों M2 थे, कितने एम्ब्रियो बने उसके लिए आपको 5 दिन वेट करना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप जो इधर उधर की आपके जहन में बातें हैं ना, कि आपको लगता है कि जी हमें ये चीज़ गलत बताई गई, आपने उस पर नहीं जाना। ठीक है, और आप क्या गलती करते हैं इसमें कि जब आप पैनिक हो जाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, मेरी रिसेप्शनिस्ट से पूछते हैं बताएं ना इसमें कितने एम्ब्रियो हैं। अच्छा, दिखा वो कहेगी सॉरी मैडम ये मेरी फील्ड नहीं है, ये फलां बंदे, नहीं नहीं ये लिखा हुआ है देखें, वो कहेगी 4। अब वो लिखा हुआ था 4 COC, वो 4 एम्ब्रियो नहीं लिखा हुआ था, आपने पल्ले से बांध लिया कि 4 थे। उसके बाद आपकी फाइल होगी गुम, आपने आके हॉस्पिटल में आए, आपने कहा जी मेरे 4 एम्ब्रियो थे, हमने MR नंबर से आपकी फाइल निकलवाई, पता चला कि आपके 2 एम्ब्रियो हैं। मरीज ने कहना शुरू कर दिया नहीं मुझे पता था 4 हैं। उस दिन मुझे पूछा गया कि डे 0 पे कैसे पता चल सकता है। तो प्लीज़ एक तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, याद रखिए जिस दिन आपका ओवम पिकअप होता है उस दिन हमें सिर्फ इतना पता चलता है एग कितने, एग की क्वालिटी क्या है। एम्ब्रियो के लिए हमें डे 5 तक आपका वेट करना पड़ता है। जब आप डे 5 पे आते हो तब हम आपको एम्ब्रियो का स्टेटस बताएंगे। एम्ब्रियो वही फ्रीज किए जाते हैं मसलन आपको बताया गया कि 4 एम्ब्रियो हैं। अब 4 एम्ब्रियो में जो बेस्ट क्वालिटी एम्ब्रियो हैं, फ़र्ज़ करें जो ब्लास्टोसिस्ट हमें गुड क्वालिटी ब्लास्टोसिस्ट मिलते हैं, हम उन ब्लास्टोसिस्ट को फ्रीज करते हैं। ठीक है, तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो हमें लगता है कि इतना बेहतर नहीं है, अभी हम इसको ना भी करें तो चले आपको फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर दिया, कुछ एम्ब्रियो अरेस्टेड हो जाते हैं। अब अगली स्टोरी क्या आती है इकरा, इसके बाद क्या मसला होता है? पेशेंट ये भी बहुत पूछता है कि मैं फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर किया, फ्रोजन के ज़्यादा चांसेस है। हाँ, फ्रेश एम्ब्रियो आम तौर पर हम नहीं करते,
आम तौर पर, लेकिन करते हैं जो एम्ब्रियो हमें लगे, एक तो उन पेशेंट का फ्रेश एम्ब्रियो किया जाता है जिनको हमने माइल्ड इंडक्शन दी हो, उनकी एंडोमेट्रियल प्राइमिंग बेहतर है, हर्ट नहीं हुई, उनको हम फ्रेश कर देते हैं, या जिसने बाहर जाना है उसको कर देते हैं, या जिसका कुछ ऐसे एम्ब्रियो हैं हमें लगता है कि ये अगर मैंने फ्रीज किए तो मे भी ये आगे ना चलें, ठीक है, तो उनको भी फ्रेश किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन का रिस्क है, या आपने पीजीडी करवानी है, या आपका बायलैटरल ट्यूबल ब्लॉकेज है, तो आम तौर पर मैं फ्रेश एम्ब्रियो, हमारा ये प्रोटोकॉल है कि हम नहीं रखते, ठीक है। एक तो ये सवाल हो गया। इसके बाद अगला सवाल क्या आता है, हमने फर्ज करें आपके 4 एम्ब्रियो फ्रीज कर दिए, ठीक है, पेशेंट कहेगा डॉक्टर साहब मेरे 4 एम्ब्रियो फ्रीज हैं। अब हमने फर्ज करें एक ही वाइल में रखे हैं 4, या 2 एक में रखे थे, 2 एक में रखे। अब जब हमने एक वाइल को थॉ किया तो पता चला कि एक एम्ब्रियो तो उसमें डीजनरेट हो गया, एक एम्ब्रियो बिल्कुल ठीक पड़ा है। ऐसा होता है बाज़ दफ़ा, ठीक है। हम पेशेंट को कहते हैं जी आपका एक एम्ब्रियो रख दिया, मरीज उसी गिनती पे रहता है, मेरे 3 रह गए, वो 3 नहीं होते, 2 होते हैं, ठीक है। तो पूरी बात सुने, जो हमने लिखा हुआ है 1 सेट ऑफ एम्ब्रियो, जिसमें हमने लिखा 2 एम्ब्रियोज थे, जब हमने थॉ किए तो 1 एम्ब्रियो था करने के बाद अरेस्टेड हो गया, 1 एम्ब्रियो बिल्कुल ठीक था, तो हमने वो एम्ब्रियो आपके अंदर रख दिया, ठीक है। तो ये बात आपने रखनी है, जहन में रखनी है। इकरा पानी ले लो, हाँ ये लो। तो आप ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। अब अगली बात आ गई, अगली हमारी क्या जहन में आपकी ये बात आनी चाहिए कि आपको जो डॉक्टर फाइंडिंग बता रहा है आप उस पर यकीन करें, आपने इधर उधर की फाइंडिंग पे यकीन नहीं रखना। ये आज का टेक होम मैसेज है। इररेलीवेंट बंदे से ना पूछें, जो आईवीएफ को डील कर रहे हैं उनसे पूछें, वरना क्या होता है कि जो मेरा बाहर लैब वाला लड़का है, जब आप उससे ब्लड रखवाने, ब्लड का रिपोर्ट देने आए हैं, आप कह रहे हैं प्लीज़ मेरा ये चेक करके भाई साहब बताएं ना कितने एम्ब्रियो पड़े हैं, वो आपको जो मैं किस किस को रोक सकती हूँ, ठीक है। बाज़ दफ़ा जो मेरी हेल्पर्स होती हैं बाहर, उनसे भी पूछ रहे होते हैं। मैंने आपको बताया है कि एम्ब्रियो के बारे में सही इंफॉर्मेशन जिस बंदे को मैं एलोकेट करती हूँ वही बता सकता है, क्योंकि ये रिकॉर्ड सबके पास नहीं होता। दूसरा, अगर आपकी तफसील लेने कि आपके मियाँ के स्पर्म बायोप्सी पे कितने मिले, अगर आप किसी को भेज देते हैं, आप उनके भाई को भेज देते हैं, किसी का फादर आ जाता है, हम उनको रिपोर्ट नहीं देते, ये भी याद रखिए। आप लोग कहेंगे कि हमें फ़ोन पे बता दें, आपको नहीं बताया जा सकता, क्योंकि इररेलीवेंट बंदे के पास रिपोर्ट नहीं होती। ये जब तक आप अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर, आईडी कार्ड नहीं देंगे, आपकी खुद की आइडेंटिटी ना हो कि आप खुद हैं जिनकी रिपोर्ट है। क्योंकि आज से कोई 2 साल पहले मैंने कुछ स्टाफ को निकाला था, हमारा कुछ डाटा जो है वो बाहर लीक हो गया था, और ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। दैट इज़ द रीज़न, इसमें आपका फ़ायदा है। इसलिए आप रिसेप्शन पे फ़ोन करके मत पूछें कि हमारी रिपोर्ट बता दें। रिसेप्शनिस्ट वाल के पास आपकी बायोप्सी की, ख़ास तौर पे एजोस्पर्मिया वालों की रिपोर्ट नहीं होती, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों के ऊपर ख्याल रखना है, और जो आपके सवालात हों आपने मुझे इस वीडियो में नीचे लिखकर भेजने हैं। आज का टेक होम मैसेज यही है कि जितना हो सकता है रिलैक्स रहें, अल्लाह के सुपुर्द करें, शक ना करें, चाहे मैं हूँ चाहे दुनिया का कोई डॉक्टर है। ये याद रखें, डॉक्टर्स अपनी एफर्ट्स कर सकते हैं, लेकिन कामयाबी डेफिनेटली अल्लाह के हाथ में है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें जहन में रखनी है, और अपनी बॉडी को जितना रिलैक्स करेंगे उतने हमें गुड क्वालिटी एग और गुड क्वालिटी स्पर्म मिलेंगे। बाज़ मेल ऐसे भी होते हैं कि जिस दिन हम उन्हें कहते हैं कि आप अपने स्पर्म दे दें, पेशेंट के 8, 10, 12, 20 एग पड़े हुए हैं, पता चलता है जी हस्बैंड स्पर्म ही नहीं दे पा रहा, पैनिक हो गए। ये भी नहीं आपने होना। अगर आपको ऐसा डर लगता है तो आप एहतियातन,
جہاں آپ نے اتنے پیسے لگائے ہیں سپرم فریزنگ کروا دیں، پہلے کروا دیں تاکہ اینڈ ٹائم پہ آپ کے لیے ایشو نہ ہو. ٹھیک ہے، آپ کو خود کا پتہ ہے، اپنی پرسنالٹی کا پتہ ہے. دوسری بات رہ گئی کہ ہمارے ملک میں سائیکیٹرک ایویلویشن لوگ کراتے ہی نہیں ہیں، اور ہم میں سے ہر بندے کو سائیکیٹرک ایویلویشن کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ ایکسٹرا سٹریس کا سامنا ہے تو آپ سائیکالوجسٹ، سائیکیٹرسٹ سے ایویلویشن کرائیں، اپنی سائیکو تھراپیز کرائیں، کنٹرول کریں تاکہ ہمیں بہترین ریزلٹس مل سکیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایمبریو ٹرانسفر کے اوپر کیا اقرا، ایمبریو ٹرانسفر پہ کیا آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ پرائمنگ کا پوچھتی ہیں، پرائمنگ کا کیا پوچھتی ہیں؟ بہتر کیوں نہیں ہو رہی، کیا کیا پرابلم کیا آ رہی ہے؟ ہاں بالکل. پرائمنگ میں ہم آپ کو جو میڈیسنز دیتے ہیں، ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے اندر میڈیسن افیکٹ کرے، جس میں انٹرا ویجائنل جیلز بھی ہوتی ہیں، اورل ٹیبلٹ ہوتی ہیں. بعض لوگوں کو اس طرح ان کی پرائمنگ نہیں ہو پاتی تو ہمیں آرٹیفیشل ان کی ایوولوشن کر کے بھی ہمیں جو ہے وہ ان کی پرائمنگ کرنی پڑتی ہے، جو کہ کم لوگوں میں کرنی پڑتی ہے. زیادہ تر ایسٹروجن پرائمنگ ہی ہماری پاپولر ہے اور وہ ہم کرتے ہیں. لیکن وہ بات آ گئی کہ کیوں نہیں ہو رہی، اس میں سب سے بڑا رول ہے آپ کے خود کے سٹریس کا. اگر آپ کی باڈی کے اندر کارٹیسول لیول زیادہ ہو جائے گا تو اینڈومیٹریل پرائمنگ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگی، لیئر بیڈ ہی ٹھیک نہیں بنے گا. جب اس کے اندر دیکھیے کہ یوٹرس کے اندر لیئر ہی ٹھیک نہیں بنے گی، بیڈ ہی نہیں ہوگا، تو ہم نے یہاں سے ایمبریو اندر ٹرانسفر کیا تو کیا ہوگا؟ ایمبریو امپلانٹ ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اور آپ کو آگے اس میں کوئی فائدہ رزلٹ نہیں ملے گا. اگلی بات کیا ہوتی ہے کہ ایمبریو امپلانٹیشن کے بعد آپ کو بہت امپورٹنٹ بات ہے، ایک ہمارے ڈاکٹر صاحب تھے، انہوں نے اس کے خلاف ویڈیو بھی بنائی تھی کہ جی پریگنینسی ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا تو کہہ دیا مبارک ہو. ہم کوئی بھی بیٹا ایچ سی جی کی رپورٹ کے اوپر آپ کو مبارک نہیں دیتے، کیونکہ بیٹا ایچ سی جی بعض دفعہ ہم لیوٹیل سپورٹ کی میڈیسن دے رہے ہوتے ہیں، اس سے بھی آپ کا بیٹا ایچ سی جی بلڈ میں زیادہ آ جاتا ہے. جب تک آپ کی یوٹرس کے اندر آپ کا ہمیں سیک نہیں نظر آتا، ہم اس وقت تک آپ کو ڈکلیئر نہیں کرتے کہ یہ پریگنینسی ہو گئی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ویٹ کیجئے کہ جب تک آپ کا سیک ویژولائز نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو دس از ویری امپورٹنٹ تھنگ. اب کئی پیشنٹ ہیں ہمارے پاس، ابھی ایک پیشنٹ آئی ہیں، ان کا سیک بالکل یہ اس پارٹ کے اوپر ہے، جسٹیشنل سیک. اب وہ مجھے کہہ رہی ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ مجھے بتائیں نا اس سیک کا، ان کا نیچرل کنسیپشن تھا، انہوں نے ٹریٹمنٹ سے کنسیو کیا، لیکن اللہ کی طرف سے یہاں ہو گیا. ڈاکٹر صاحب کوئی نہ کوئی تو علاج ہوگا نا، اس کو اوپر کر دیں. تو میں نے اسے جواب دیا آپ دعا کریں نا، اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل کرے کہ میں وہ بھی ایسی کوئی چیز لے آؤں، یا مجھے میرا اللہ وہ علم دے جس سے میں آپ کے اس سیک کو اٹھا کے ادھر لگا دوں. اللہ چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں وہ ڈاکٹرز کے بس سے باہر ہیں. جب ایمبریو کو آپ کے یوٹرس میں ہم رکھ دیتے ہیں تو اس کے بعد لمٹ سمجھ لیں کہ گیم از اوور ناؤ. ڈیفینیٹلی دنیا کی کوئی طاقت بھی اس کو امپلانٹ ہونے کا راستہ نہیں دے سکتی جب تک میرا اللہ نہ چاہے. پلس آپ کی لیب میں بھی لوگ کہتے ہیں ہمارا اللہ کی فضل سے ہو گیا تھا، ڈاکٹر صاحب قدرتی ہو گیا تھا، اللہ نے کر دیا تھا. تو میں آج آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ آئی وی ایف اکسی بھی اللہ کے کرم سے ہی ہوتا ہے. نہ ہو تو ہمارے جیسے بے شمار لوگ لگے رہیں، لیکن نہ ہو تو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ہی ہاتھوں سے کراتا ہے تو لوگوں کو جڑواں بچے بھی دے دیتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس چیز پہ آپ نے یا میں نے محنت کی ہے وہ ہمیں 100% ملے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ ساری چیزوں کو یاد رکھیے. انسانی ریسورسز میں لمیٹیشنز ہیں، جتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں ہم کریں گے. آپ کی اووری اگر سنگل سٹیمولیشن سے نہیں ہوتی تو میں واحد پاکستان کی ڈاکٹر ہوں جو ڈیول سٹیمولیشن سے بھی آپ کو آپ کی اووری کے اندر کوشش کرتی ہوں کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں اچھے ایگ مل جائیں.
ٹھیک ہے، جو کہ بہت بڑی بات ہے. پلس آپ کے اسپرم اگر اکسی سے نہیں ہے تو امسی سے اٹھانے ہیں، کیا کیا پروٹوکال کرنے ہیں، جو لیٹسٹ طریقہ کار ہے ہم آپ کے لیے کرتے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی رزلٹ تو میرے اللہ کے ہاتھ ہے. ٹھیک ہے، تو میرا آج کا یہی میسج ہے، اس کو غور سے سنیں. اور میں آپ سب لوگوں سے کہہ رہی ہوں کہ جب بھی پیشنٹ آئی وی ایف کرانے لگے ان کو اس کا لنک دیں تاکہ وہ اس کو سن لیں اور ریلیکس ہو کے آئی وی ایف کرائیں. ٹھیک ہے، خوش رہیے، فی امان اللہ.